इंग्लिश के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। अगर हम लॉस्ट स्प्रिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारा डिफाइन करने का मतलब ये आता है कि हमें उसका राइटर और उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, उस चैप्टर का नाम और उस राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं तुम लोगों के सामने, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। अगर राइटर की बात करूँ तो राइटर का नाम बाय एनिस जंग। तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है, तुम लोग भी बोल सकते हो। तो चैप्टर का नाम क्या हमारे का? लॉस्ट स्प्रिंग। और राइटर का नाम क्या हमारे का? एनिस जंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करी गई है जो कि अपने आप में स्टोलन होता है। कैसा होता है? स्टोलन की बात बोले तो एक ऐसा बच्चा जो कि शरणार्थी के रूप में इंडिया में आया होता है और उसका जो डिफाइन है, उसका जो परिचय है, जो उसके बारे में डिटेल में ऑथर ने ड्राइव करा है, वो हम आपके सामने दिखाएंगे। चलिए इस चीज़ को देखो। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी समरी पे रीड करते हैं एक बार। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बच्चे के कचरा ढूंढने से कि वो बच्चा किस तरह से कचरा ढूंढता है और किस तरह से क्या करता है। तो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज साहेब द रैग पिकर। साहेब नाम का एक बालक है जो कि अपने आप में क्या होता है बेटा? रैग पिकर होता है। रैग पिकर का मतलब बोले तो कूड़ा बीनने वाला। कौन सा होता है? कूड़ा कचरा बीनने वाला। तो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज साहेब द रैग पिकर। जो साहेब था, रैग पिकर था, वो कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में क्या मिल जाता है? 1 रुपया मिल जाता है। एवरी मॉर्निंग द ऑथर मीट साहेब। प्रत्येक सुबह जो साहेब है वो ऑथर से मिलता है, ठीक है। एंड हिज फ्रेंड्स इज टॉकिंग फॉर गोल्ड। और साहिब के जो दोस्त हैं वो सोना खगोलने की कगार में इन द गार्बेज डंप्स टू हर नीबरहुड, उसके पड़ोस में गार्बेज की तरफ आते हैं। तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं साहिब और उसके दोस्त सोना खोजने की तलाश में, क्योंकि उनको कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि गार्बेज में कहीं ना कहीं सोना छुपा होगा। तो वो सोने की तलाश में कहाँ पे आते हैं? उसके नीबरहुड, उसके पड़ोस में गार्बेज में आते हैं। साहेब एंड हिज फैमिली हेल फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब और उसकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है बेटा? बांग्लादेश से। बट दे हैव लेफ्ट देयर होम अ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन वो अपना घर कुछ समय पहले छोड़ के आ गए होते हैं। इसके बाद में स्टॉर्म्स वास्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। जो तूफान होते हैं उन्होंने उनके घर को और मैदानों को बर्बाद कर दिया होता है। रिड्यूसिंग देम टू स्टेट एब्जेक्ट पॉवर्टी। और उन्हें गरीबी की कगार पे ले आते हैं। किसके कगार पे? गरीबी की। जब किसी का फसल और घर नष्ट हो जाए तो वो कौन सी कगार पे आ जाता है? पॉवर्टी लाइन पे आ जाता है। विच दे लेफ्ट बिहाइंड इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर लाइफ। जिसे वो छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? जिसे वो छोड़ देते हैं, उस घर को छोड़ देते हैं। किस लिए? एक बेटर लाइफ जीने के लिए। किसके लिए? एक बेटर लाइफ जीने के लिए। दैट्स वाई दे कैम टू सिटी लुकिंग फॉर गोल्ड। और इसलिए वो एक सोना पाने की कगार में एक सिटी की खोज में लग जाते हैं। किस में लग जाते हैं? एक सिटी की खोज में लग जाते हैं। द ऑथर आस्क साहेब। ऑथर जो है साहेब से पूछता है। अच्छा, ऊपर की लाइन तुम लोग समझ में आई? साहेब नाम का एक लड़का है जो कि क्या करता है? कूड़ा कचरा बीने का काम करता है। और साहेब से ऑथर डेली मिलता है मॉर्निंग में। एक दिन की बात है कि ये लोग जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश से। ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और बांग्लादेश में क्या होता है कि तूफान आने के कारण इनके जो मैदान है और इसके घर जो है हवा में उड़ गए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये लोग क्या है? एक बेटर लाइफ जीने के लिए लोग कहाँ पे आते हैं? इंडिया में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंडिया में। द ऑथर आस्क साहेब। ऑथर जो है साहेब से पूछता है वाई ही डज रैग पिकिंग, कि वह कचरा बीनने का काम क्यों करता है। एंड डज नॉट गो टू स्कूल, और स्कूल क्यों नहीं जाता है। इसके बाद में इसके लिए ही रिप्लाइज, वह उत्तर देता है दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, कि उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। द ऑथर जोकिंगली प्रॉमिस। ऑथर जो है मजाक करते हुए टू ओपन अ स्कूल, एक स्कूल ओपन करने की प्रॉमिस ले लेता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, साहेब आस्क इफ द ऑथर हैज़ ओपन द स्कूल। साहेब ऑथर से पूछता है क्या तुमने स्कूल ओपन कर लिया। द ऑथर इज़ वेरी इम्प्रेस्ड। ऑथर जो है अपने आप में बहुत ही निराश होता है एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को, जो उस वादा करा उसके लिए, दैट वाज नॉट मीन टू बी फुलफिल्ड, जो कि एक उसका पूरा होने की कोई संभावना नहीं थी। नेवरदलेस, फिर भी सी रियलाइज, वह अपने आप में रियलाइज करता है दैट सच प्रोमिसेस आर मेड टू दीज चिल्ड्रन ऑलमोस्ट एवरी डे। वो लमसम ऐसी प्रोमिस हर बच्चे से लगभग पर डे करता है। इसके बाद में साहेब ए आलम। ये जो साहेब ए आलम है इसका मतलब क्या होता है बेटा? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर क्वेश्चन आपके सामने बनता है व्हाट इज द मीन ऑफ साहेब ए आलम, तो साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। आफ्टर सम मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद में वो एक दूसरे से परिचित हो गए। क्या हो गए? परिचित हो गए। द ऑथर आस्क साहेब। ऑथर ने साहेब से पूछा हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम। द ऑथर नोटिस द आयरनी इन साहेब्स नेम।
जो ऑथर है उसने उसके नाम को कैसे लिया, आयरनी बोले तो विडम्बना में, कैसे लिया, विडम्बना में। साहिब आलम, उसने अपना नाम क्या बताया, साहिब आलम, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सी फील्स, उसने फील करा दैट, तो साहिब वुड नॉट बिलीव, साहिब को विश्वास नहीं हो रहा, व्हाट हिज नेम मीन्स, उसके नाम का मतलब क्या है। इसके बाद में अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, अपने नाम से अनअवेयर होते हुए, अपने नाम से अनअवेयर होते हुए, साहिब रोम्स विद हिज गैंग, जो साहिब है वो रोम करता है, घूमता है अपनी गैंग के साथ में नंगे पैर ऑन द स्ट्रीट, गलियों में। कहाँ घूमता है, गलियों में। द ऑथर क्यूरियसली आस्क, जो ऑथर होता है उससे क्यूरियसली मतलब उत्तेजना पूर्वक, यानी अपना क्रेविंग लेके उससे पूछता है वाई दे डोंट वियर स्लीपर्स, कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। इसके बाद में वन रिप्लाइज, उनमें से कोई एक रिप्लाई करता है दैट हिज मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि उनकी माता ने उसे सेल्फ से नीचे नहीं उतारा है। सेल्फ का मतलब आता है यहाँ पे किससे बेटा, ताट से, जो कि घर में लगाया जाता है। इसके बाद में अनदर सेज ही वांट शूज, उसमें से एक दूसरा कहता है कि उसे क्या चाहिए बेटा, जूते चाहिए, उसे क्या चाहिए, जूते चाहिए। मूविंग अक्रॉस द कंट्री, जब वो ऑथर कंट्री के चारों ओर घूमता है, द ऑथर हैज सीन मैनी चिल्ड्रन, ऑथर जो है बहुत सारे बच्चों को देखता है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन एंड नॉट अ लैक ऑफ मनी, उनमें से एक की एक्सप्लेनेशन से ये निकल के आता है कि ये एक ट्रेडिशन होती है, क्या होती है, एक ट्रेडिशन, ये धन की कमी नहीं है, ये बच्चों की एक प्रथा बन गई है नंगे पैर चलना, इसमें कोई भी धन की कमी नहीं है। इसके बाद में एनीस वंडर्स इफ शी इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परफेक्ट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये पॉवर्टी की जो स्टेट है इसको एक्सप्लेन करते टाइम ये जस्ट जो एनिस होता है वो अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या ये बहाना है या रियली में ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथर अपने आप में कैसा हो जाता है, आश्चर्यचकित वाली कंडीशन में पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका ऑथर पेन्ड बाय द फैक्ट दैट रैग पिकर्स स्टिल बेयरफुट, ऑथर इस बात से बहुत ही परेशान होता है कि रैग पिकर्स अभी भी कैसे हैं बेटा, बेयरफुट है। कैसे हैं, बेयरफुट, बोले तो नंगी पैर है। द ऑथर रिमेंबर्स अ मैन ऑफ यूटोपी हु, अचानक जब ये रैग पिकर्स के नंगे पैर चलने की बात आती है तो ऑथर्स को क्या याद आता है, एक यूटोपी नाम के आदमी की कहानी याद आती है। किस नाम की आदमी की, यूटोपी नाम के, जो कि एक बेटा कैसा लड़का था, यंग बॉय था, वुड पास अ टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, वह एक टेम्पल के पास रहता था जिसमें उसके पिता कौन थे, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, जो कि क्या करता था, शूज के लिए प्रेयर करता था। द 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, द ऑथर विजिटेड हिज टाउन, ऑथर ने उसके टाउन को क्या करा, विजिट करा। उसके बाद में बिहाइंड द टेम्पल, जब ऑथर उसके गांव में गया, उसके टेम्पल के पीछे देखा, देयर वाज द हाउस ऑफ अ न्यू प्रीस्ट, जो जहाँ के एक नए प्रीस्ट का घर था। किसका घर था, नया पुजारी का घर था। एनिस नोटिस द यंग बॉय ऑफ द प्रीस्ट, एनिस ने नोटिस करा कि जो यंग बॉय है इस प्रीस्ट का, हु अराइव्ड पेंटिंग, जो कि वहाँ पहुँचा है, ही वॉज बियरिंग शूज, उसने क्या पहने हुए हैं, क्या पहने हुए, शूज। द राइटर वॉज रिमाइंड ऑफ द बॉय हु प्रेड दैट ही शुड नेवर लूज हिज शूज, कि ऑथर को तुरंत याद आया उस प्रेयर करने वाले बच्चे की, किसकी बच्चे की, प्रेयर करने वाले बच्चे की, दैट ही शुड नेवर लूज हिज शूज, जो कभी भी अपने जूते नहीं खोना चाहता था। क्या नहीं खोना चाहता था, जूते। ये हम समरी पढ़ रहे हैं, तो समरी में जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो जब ऑथर उस लड़के की यूटोपी नाम की बात करता है तो वो मंदिर में किस लिए जाता था कि इसे एक जोड़ी जूते मिल जाए। तो ऑथर यहाँ पे वही बात कह रहा है कि उसके जूते देखकर उसे याद आई कि वो बच्चा इन जूतों को नहीं खोता, वो इन बच्चों को, वो जो बच्चा था इन जूतों को नहीं खोता। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जब गॉडेस ने उसकी प्रेयर को क्या करा, मंजूरी दी है, मतलब गॉडेस ने उसकी प्रेयर को स्वीकार करा। एज मोस्ट ऑफ द यंग बॉय देयर नाउ हैव शूज टू वियर, और जैसे कि वो यंग लड़का था शूज़ पहने हुए था फिलहाल में। एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट द रैग पिकर्स इन द ऑथर्स नेबरहुड स्टिल रिमेन बेयरफुट, लेकिन इसके अगेंस्ट जो रैग पिकर्स थे, ऑथर्स ने अपने पड़ोस वाले जो रैग पिकर्स थे उनको अभी भी कैसे देखा था, बेयरफुट में देखा था, नहीं नंगे पैर में देखा था। ठीक है, अब देखो गार्बेज इज गोल्ड का मतलब क्या है, गार्बेज इज गोल्ड से क्या दिख रहा है, द ऑथर्स एक्विस्टेंस, जब ऑथर की परिचय हुई किसके साथ में, जो नंगे रैग पिकर्स थे, जो नंगे पैर रैग पिकर्स जो रैग पिकर्स नंगे पैर रहते थे, उनसे क्या हुआ, उनकी एक्विटेंस हुई, परिचित हुई। टेक्स हर टू सीमापुरी, उसे कहाँ ले गए,
सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के अंदर में एक जगह थी। एग्जैक्ट मीन्स अवे फ्रॉम इट, वहाँ से कुछ दूरी पर थी। इट मेटाफॉरिकली द प्लेस इज होम टू 10,000 अदर शूजलेस रैग पिकर्स लाइक साहिब। उसके घर के पास उस जगह पे समथिंग 10,000 ऐसे रैग पिकर्स थे जो कैसे थे, शूजलेस। कैसे थे, शूजलेस। इसके बाद में दे आर ऑल बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, वो कौन थे, सारे के सारे बांग्लादेश के रेफ्यूजी थे। कौन थे, रेफ्यूजी। अच्छा, रेफ्यूजी क्या होता है, रेफ्यूजी क्या होता है? ये रिफ्यूजी जो वो होता है जहाँ से हम अपनी जगह छोड़ के आते हैं। जब कोई आदमी परेशान होकर अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे देश में एंट्री करता है, वो रिफ्यूजी कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हमने कल एक वर्ड और पढ़ा था, याद है? रिमेंबर कर लो। हु केम हियर, जो यहाँ आए हैं बैक इन 97, कब आए हैं, 97 में। दे लिव इन वेरी पुअर कंडीशन इन मड स्ट्रक्चर विद रूफ ऑफ टिन एंड तिरपाल। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब देखो, जो यहाँ पे आए 97 में, दे लिव इन वेरी पुअर कंडीशन, वो बहुत गरीब अवस्था में रहते हैं। कहाँ पे? मिट्टी से बने हुए जो छत है उनकी किससे बनी हुई बेटा? ठीक है, आगे समझो, ये तिरपाल और टीन है जिससे उनकी छत बनी हुई है और मिट्टी से उनकी वॉल स्ट्रक्चर हुई है, तो वो ऐसे घरों में रहते हैं। द प्लेस हैज़ नो रनिंग वाटर फैसिलिटी एंड नो ड्रेनेज। जो पानी है, जो जगह है, वहाँ पे ना तो पानी का सिस्टम है और ना वहाँ कोई ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? नाला। ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ निकल जाती है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। द रैग पिकर्स हैव लिव्ड हियर फॉर पास्ट 30 ईयर्स। जो रैग पिकर्स है यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? 30 सालों से रह रहे हैं। सम इवन मोर, और इससे अधिक भी, और इससे अधिक भी। विदाउट आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी के। येट दे हैव वैलिड राशन कार्ड, लेकिन उनके पास अपने आप में एक वैलिड क्या है? राशन कार्ड है। नॉट हैविंग एन आइडेंटिटी डज नॉट बॉदर दैम। जो उनके पास आइडेंटिटी है उनसे उनको कोई परेशानी नहीं होती है, कि उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, दे डोंट स्लीप, यदि वे सो नहीं पाए, विद एम्प्टी स्टोमच, अपने खाली पेट के साथ में, दे प्रीफर टू लिव हियर रेदर देन इन द फील्ड्स एट होम विच गिव दैम नो ग्रेन। अब इसका मतलब समझाया? अगर वो यहाँ पे, मैंने स्टोरी में पढ़ा था, अगर वो यहाँ पे अपने घर में अपने घर वालों के साथ में सो जाते हैं, अपने पेट को, यानी पेट को भरकर, यानी खाना पीना खाकर अगर वो शांतिपूर्वक सो जाते हैं, तो वो उस जगह से ज़्यादा खुश होंगे जहाँ पर उनको पहले खाना नहीं मिलता था। क्योंकि वहाँ जो ग्रीन फील्ड्स है वहाँ पर उनको कोई खाना नहीं मिला, तब वो यहाँ पे आए थे। सपोज़ करो अगर किसी को खाना प्रॉपर मिलता रहे तो कोई देश छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो वही इस साहिब का हाल था। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो जगह थी वहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं थी, ना कोई नाला था। द रैग पिकर्स हैड लिव्ड हियर फ्रॉम 30 ईयर्स। जो रैग पिकर्स थे यहाँ पे 30 सालों से रह रहे थे, इससे भी ज़्यादा सालों से यहाँ पे रह रहे थे, जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जेट दे हैव वैलिड राशन कार्ड, लेकिन उनके पास अपना एक वैलिड राशन कार्ड था। नॉट हैविंग एन आइडेंटिटी, उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी। इट डज नॉट बॉदर देम, इससे उनको कोई परेशानी नहीं थी। इन द एंड ऑफ द डे, अगर हम दिन के अंत की बात करें, किसकी बात करें? दिन के अंत की बात करें। दे डोंट स्लीप विद एम्प्टी स्टमच, वह खाली पेट नहीं सोते थे। दे प्रीफर टू लिव, वो यहाँ रहना पसंद करते थे, रैदर देन फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा और घरों की अपेक्षा, विच गिव देम नो ग्रेन, जहाँ से उनको कोई खाना नहीं मिलता था। आगे समझ में? हाँ, अपेक्षा, अपेक्षा होता है। रैदर देन का कंडीशन मतलब एक तरह से कंपैरिजन की तुलना में, जैसे वहाँ पे उनको खाना नहीं मिल रहा था, उसकी अपेक्षा वो यहाँ रहना पसंद कर रहे थे। क्योंकि अपेक्षा एक हिंदी वर्ड हो गया, हम बोल सकते हैं इसको रैदर देन, यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। वो यहाँ रहना पसंद कर रहे थे, कहाँ की अपेक्षा? अपने घर की अपेक्षा और मैदान की अपेक्षा। घर के बजाय, मतलब अपेक्षा उसको बोल सकते हैं। हाँ, बजाय वो इंस्टीड ऑफ बोल सकता है। ठीक है, हाँ, तो अपेक्षा का मतलब वही होता है। इसके बाद देखो, दे हु वंस लिव्ड इन ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स आर नाउ कंपेल्ड टू पिच देयर टेंट्स वेयर एवर दे फाइंड फूड। जहाँ वो एक समय की बात है कि ग्रीन फील्ड्स और हरियाली भरी जगह पे और नदियाँ थी, उस जगह पे रहते थे, और अब उनके पास क्या है बेटा? उनके पास टेंट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? एक टाइम पे उनके पास घर थे, नदी थी, खेत थे, सब कुछ था, लेकिन अब उनके पास टेंट है, लेकिन यहाँ पर वो खाना आराम से मिल जाता है। आगे चीज़ समझ में? इसके बाद में चिल्ड्रंस आर बोर्न इन दैम एंड बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल। यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी उनके सर्वाइवल, मतलब जीने की जो पूर्ति होती है वहाँ उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब समझ में आता है? सर्वाइवल मतलब बच्चे भी यहाँ अपने सर्वाइव के लिए काम करते हैं। इसके बाद में एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवन जीना मीन्स रैग पिकिंग। अगर सीमापुरी में किसी को जीवन जीना है तो क्या करनी है?
कूड़ा बीनना ही पड़ेगा। ओवर द ईयर्स, सालें गुजरती रह गई, रैग पिकिंग हैज़ बिकम एन आर्ट, रैग पिकिंग क्या हो गया अपने आप में एक आर्ट बन गई। गार्बेज इज गोल्ड, और गार्बेज क्या बोल गया टू दीज रैग पिकर्स, किन के लिए, रैग पिकर्स के लिए गार्बेज क्या हो गया अपने आप में गोल्ड हो गया। इट इज़ देयर ओनली सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ इनकम, यही ही केवल उनके लिए सपोर्ट था और उनका इनकम का साधन था। ठीक है, यही उनकी एक ऐसी सपोर्ट थी और यही उनका इनकम का साधन था, क्योंकि रैग पिकिंग करते थे तो वो खाना खा लेते थे। साहेब बताता है द ऑथर को दैट समटाइम्स के कभी कभी ही फाइंड्स रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी उसे 1 रुपया और 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं। अनीस रियलाइजेस, जो हमारा ऑथर है उसको रियलाइज होता है दैट गार्बेज होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग टू बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि जो गार्बेज है उसका डिफरेंट मीनिंग है किसके लिए, पेरेंट्स और बच्चों के लिए। बच्चों को वो क्या लगता है, सोना लगता है, जबकि पेरेंट्स को क्या लगता है, वो बच्चों को तो सोना लग रहा है लेकिन सर्वाइवल करने का एक तरीका दिखता है। ठीक है, फॉर पेरेंट्स के लिए इट इज़ द सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड, उनके जीने का साधन है। पेरेंट्स के लिए क्या है अपने आप में, ये जीने का साधन है। प्रोवाइडिंग देम, जो कि उन्हें प्रोवाइड करता है विद फूड, खाना, एंड शेल्टर, और छाया यानी रहने का स्थान। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन बटर, ये बड़ी आश्चर्यचकित चीज़ पड़ जाती है। मतलब समझिए, बच्चे तो इस चीज़ को आश्चर्यचकित ले रहे हैं कि उन्हें 1 रुपये का नोट मिल गया, 10 रुपये का नोट, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि यह हमारा सिर्फ जीने का साधन है। तो यहाँ पे गार्बेज के अपने आप में डिफरेंट मीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। इधर देखो, अब आते हैं लॉस्ट स्टिपिंग की बात। वन विंटर, एक विंटर मॉर्निंग में द ऑथर सी साहेब आउटसाइड द फेंस गेट, ऑथर जो है साहेब को दीवार के सारे खड़ा दिखता है। फेंस होती है क्या बेटा फेंस क्या होती है, नहीं पता, दीवार होती है फेंस। ऑफ द नीबरहुड, अपने पड़ोस के क्लब में, ठीक है। ही इज़ वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस, वह क्या देख रहा था अपने पास, टेनिस का गेम देख रहा था। साहेब सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द गेम, साहेब जो है उस गेम से क्या हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है। क्या होता है, फैसिनेटेड होता है तो आकर्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ही टेल्स, वह बताता है दैट ऑथर दैट समटाइम्स द गार्ड लेट्स हिम इन एंड देन ही कैन राइड द स्विंग, कि कभी कभी गार्ड उसे अंदर एंट्री कर दे देता है और वो वहाँ पे झूला झूलता। आगे चीज़ समझ में। द ऑथर नोटिस करता है दैट साहेब इज़ बियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने क्या पहन रखे, साहेब बताता है हर उसको दैट समवन गेव देम टू हिम, कि किसी ने उसको दिए हैं। द फैक्ट दैट सम रिच बॉय डिस्कार्डेड द शूज बिकॉज देयर वाज अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। ये जो है फैक्ट ये है कि कोई धनी व्यक्ति, धनी लड़का होता है, उसका क्या होता है, उसने इस जूतों को रिजेक्ट कर दिया होता है। क्या कर दिया होता है, रिजेक्ट, किसके कारण, कि इनमें क्या हो जाता है बेटा, एक होल हो जाता है। फॉर साहेब के लिए हु हैज़ वर्कड हिज होल लाइफ बेयरफुट, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे जीता है, नंगे पैर जीता है। इट इज़ लाइक अ ड्रीम ऑफ कम ट्रू, उसका सपना साकार हो जाता है। इतना है समझ में। इसके बाद देखो, साहेब नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, इसका क्या सेंस आ रहा है। वन मॉर्निंग द ऑथर सी साहेब, एक मॉर्निंग में ऑथर साहेब को देखता है। इसका ऊपर वाले का पैरा का समझ में आया तुम लोगों को, क्या बोला था। एक दिन ऑथर जाता है, साहेब को सुबह में खड़ा देखता है किसके, एक क्लब के पास। किसके पास देखता है, क्लब के पास। साहेब को जब क्लब के पास देखता है तो साहेब क्या होता है, टेनिस के, हाँ क्लब, खेलने का क्लब, जहाँ पर लोग खेलते हैं। ठीक है, तो जब साहेब को देखता है, क्लब बोलते हैं उसको, जहाँ टेनिस वगैरह खेलाता है। ठीक है, तो साहेब को जब देखता है तो वो पैरों में क्या पहने होता है साहेब, जूते किसके होते हैं, वो टेनिस शूज होते हैं। जूते किसके होते हैं, एक ऐसा आदमी जिसने वो रिजेक्ट कर देते, क्या कर देते, किसके कार्ड कर देते, क्योंकि उसको होल हो गया था। तो जब साहिब से ये बात पूछी जाती है तो साहिब को वो ऐसा लगता है कि उसके जैसे सपना ट्रू हो गया, कोई ड्रीम जो है अपने आप में ट्रू हो गया है। उसके बाद में वंस मॉर्निंग, एक दिन द ऑथर सी साहिब, ऑथर जो है साहिब को देखता है ऑन हिज वे, रास्ते में, टू द मिल्क बूथ। कहाँ पर बेटा, ही इज़ कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर, वह एक स्टील का कैनिस्टर, मतलब केतली टाइप होता है जो, उसकी बात कर रहा है। वो एक स्टील का कैनिस्टर लिए होता है। ही इन्फॉर्म्स द ऑथर, वो ऑथर को इन्फॉर्म्स करता है दैट नाउ ही वर्क्स एट द टी स्टॉल, कि वो अब कहाँ पे काम करता है, एंड इज पेड 800 एंड ऑल इज मील्स, और उसको वो कितने रुपए देता है, 800, और सारे दिन का खाना। ऐसा होने वाला। इसके बाद देखो, बट द ऑथर फील्स, लेकिन ऑथर को फील्स होता है दैट साहिब इज़ नॉट हैप्पी, कि साहिब खुश
नहीं है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, उसका जो फेस है वो एक उत्तेजना के साथ नहीं दिखता है, मतलब कैसे डाउन फेस दिखता है, कैसा दिखता है डाउन फेस। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की जो कैनिस्टर होती है मतलब इतनी टाइप की जो होती है, सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उसके पास जो प्लास्टिक बैग होता है उससे कैसी होती है भारी, कैसी होती है भारी। द बैग वाज हिज, बैग जो होता है किसका होता है साहिब का होता है, बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल, लेकिन जो कैनिस्टर थी वो किससे बिलोंग कर रही थी, टी स्टॉल के ऑनर से, टी स्टॉल के ऑनर के। मैं पूछूं जो उसके पास कैनिस्टर थी वो किसकी थी, टी स्टॉल के ओनर की। ठीक है। और अगर मैं पूछूं बैग किसका था तो वो साहिब का था। साहिब का था, ठीक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहिब अपनी उस दुकान का मालिक नहीं था, वो जो चाय बेच रहा था उसका खुद मालिक नहीं था। इसके बाद में आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश वांट्स टू बी हिज ऑन मास्टर, ये किसने कहा था, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मुकेश ने कहा था, और मुकेश उसका क्या बनना चाहता था, ऑन मास्टर, अपने आप में मास्टर बनना चाहता था, अपने आप में मालिक बनना चाहता था। अब उसके ऊपर हियर बिगिंस द सेकंड स्टोरी, यहाँ पे कौन सी स्टोरी स्टार्ट होती है, सेकंड। यहाँ पर तो साहिब का काम था, साहिब ने जो कुछ करा, कैनिस्टर पे बेचा, चाय बेची या जूते पहन के वो क्लब के पास गया। इसके अलावा साहिब ने क्या करा था, रैग पिकिंग करी थी जिसमें 1 रुपये 10 रुपये के नोट मिलते थे। ये सारी चीज़ें अब तक चली थी, किसकी चली थी, साहिब की। अब जो चीज़ें चलने वाली वो किसकी चलेंगी, मुकेश की। हियर बिगिंस द सेकंड स्टोरी, यहाँ पर एक सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है इन फिरोजाबाद में। कहाँ पे बेटा, द ऑथर मीट्स मुकेश, ऑथर किससे मिलता है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, जो कि हमेशा खुद को मास्टर बनने का ट्राई करता है। ही विशेस, उसकी इच्छा है टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्या बनने की। एनिस आस्क हिम, एनिस का उससे पूछता है इफ़ ही नोज एनीथिंग अबाउट कार, क्या वह कुछ कारों के बारे में जानता है। मुकेश रिप्लाइज दैट ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार, मुकेश क्या जवाब देता है कि वो एक कार चलाना सीखना चाहता है। द ऑथर फील्स, ऑथर को फील होता है दैट हिज ड्रीम इज लाइक अ मिरेज, कि उसका जो सपना है, अभी ऑथर फील कर रहा है कि उसका जो सपना है वो कैसा एक मिरेज की तरह है। मिरेज पता है क्या होता है, जैसे रेगिस्तान होता है उसमें टीले बन जाते हैं और हवा आती है वो उनको उड़ा के ले जाते हैं, तो उसका सपना ऐसा दिख रहा है कि कुछ दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एमिड्स द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद की गलियां हैं, डस्टी मतलब धुंध से भरी हुई, उनमें जस्ट एक मिरेज की तरह दिख रहा है कि जैसे कोई मुकेश है, गली में खड़ी हुई एक धूल है जो अभी हवा आएगी और उड़ जाएगी, ऐसा उसको सपना प्रतीत हो रहा है। एवरी सेकंड फैमिली इन फिरोजाबाद, हर सेकंड फैमिली, फिरोजाबाद की हर सेकंड फैमिली में इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग, वो किस में इंगेज हो रखी है, चूड़ियाँ बनाने में। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का जो मेन सेंटर है वो कहाँ पे बेटा, फिरोजाबाद में है। वेयर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हैविंग बीन इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, जहाँ पर जनरेशन से जनरेशन इस बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद में नेट पर ट्राई कर यार, हॉटस्पॉट कनेक्ट पॉज।